एवरीवन। आज कोरोना महामारी के इस संकट के समय शासन ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आरंभ किया है। शासन प्रशासन हमारी सेवा में, हमारी रक्षा के लिए हरदम जुटा हुआ है। पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो या अन्य कोई अधिकारी, वो सब हमारी सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सेवा का सम्मान करते हुए हमें सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पूर्णतया पालन करना है। हमें बार बार हाथ धोने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। मैं पिंकी जैन भागवती सरस्वती विद्या मंदिर नई मंडी से हूँ। मैं बही खाता और लेखा शास्त्र की क्लास आपकी ले रही हूँ। आज हम बही खाते में पार्ट 1 जिसका नाम साझेदारी है, उसके सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। साझेदारी साझेदारी क्या होती है? साझा, जब किसी भी व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और उसमें होने वाले लाभ या हानि को परस्पर बांट लेते हैं तो वो साझेदारी कहलाता है। एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति कार्य करता है, उसमें होने वाले लाभ या हानि को वो अकेला ही वहन करता है। एकाकी व्यापार में होने वाले दोष जो थे कि वो अकेला होता है, उसे अकेले ही पूंजी लगानी पड़ती है, असीमित दायित्व होते हैं, अनुपस्थिति के समय हानि होती है, एक ही योग्यता होती है जो एकाकी व्यापार की होती है। तो इन सब दोष का निवारण करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ था। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार उसकी परिभाषाएं दी गई है। यहाँ मैंने भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार एक परिभाषा ली है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार एक परिभाषा दी गई है जिसमें बताया गया है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा है। अर्थात साझेदार में जितने भी साझेदार होते हैं उनमें से या तो वो सब उस काम को करते हैं, थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, या उनमें से कोई एक व्यक्ति ही काम करता है, बाकी सब साझेदार केवल लाभों के या हानि के अधिकारी होते हैं। इस तरह से परिभाषा पढ़ते हुए अब हम उसके लक्षण देखते हैं कि साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण आता है असीमित दायित्व। साझेदारी में सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। असीमित का अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है। यदि फर्म को आवश्यकता है पैसों की, पूंजी की, अन्य किसी सामान की, तो उन्हें लाना ही पड़ता है, वो मना नहीं कर सकते। दूसरा हमारा लक्षण है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। किसी भी साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इनमें अधिकतम संख्या 20 होती है सामान्य साझेदारी में, लेकिन बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या 10 होती है। आपसी समझौते का होना। जितने भी साझेदार व्यापार में होते हैं उन सब के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है कि वो सभी साझेदार क्या क्या कार्य करेंगे। कौन साझेदार पूंजी लाएगा, कौन साझेदार व्यापार का संचालन करेगा, कौन साझेदार क्रय विक्रय करेगा और उनका लाभ हानि का अनुपात क्या होगा। ये सब समझौते हो जाते हैं। अगला है व्यवसाय। जितने भी साझेदार हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक व्यवसाय के रूप में करते हैं और वो व्यवसाय वैध होना चाहिए। अवैध व्यापार मान्य नहीं होता। व्यवसाय का उद्देश्य लाभोपार्जन करना होता है। जो भी व्यापार किया जा रहा है, जो भी व्यवसाय किया जा रहा है, उसका उद्देश्य लाभोपार्जन करना ही होना चाहिए। सामाजिक सेवा। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट लक्षण है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना। साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। यदि कोई फर्म लाभ नहीं कमा रही है, कोई सेवा कार्य में लगी हुई है या अन्य किसी कार्य में लग रही है जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। अगला है व्यवसाय का संचालन।
व्यवसाय का संचालन अर्थात व्यापार को चलाना कोई एक साझेदार कर सकता है या सभी साझेदार मिलकर उस व्यापार को चला सकते हैं। हित हस्तांतरण पर रोक। बिना साझेदारों की अनुमति के, पूर्व अनुमति के कोई भी साझेदार अपने लाभ को अन्य किसी पक्ष में हस्तांतरित नहीं कर सकता। व्यवसाय का एक निश्चित नाम। साझेदारी फर्म का एक निश्चित नाम होता है जो करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के बीच समझौता होता है तभी साझेदारी कहलाती है। वो साझेदारी समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। भारत में कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो लिखित ही हो या मौखिक हो। हम किसी भी समझौते को कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है मौखिक कर सकते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसे लिख भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा लिखने में होता है, क्योंकि अगर भविष्य में कोई वाद विवाद होता है तो वो लिखित समझौता हमारे वाद विवाद का निर्णय करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए साझेदारों के बीच जो समझौते हुए हैं वो लिखित में हो तो आदर्श माने जाते हैं। तो साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? जब साझेदारों के बीच लिखित में समझौते होते हैं तो वो साझेदारी संलेख या संविदा कहलाती है। साझेदारी संलेख में किन किन बातों को लिखा जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला, फर्म का नाम व पता। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली आवश्यक बात है कि फर्म का क्या नाम है और वो कहाँ पर व्यवसाय कर रही है, अर्थात उसका क्या पता है। दूसरा लक्षण है साझेदारों के नाम व पते। व्यवसाय में जितने भी साझेदार हैं, 2, 3, 4, अधिकतम 20, जितने भी साझेदार हैं उन सभी के नाम और उन सभी के पते लिखे जाते हैं। साझेदारों की पूंजी। साझेदारों ने कितनी कितनी पूंजी उस व्यापार में लगाई है उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। आहरण। कौन साझेदार व्यापार से कितना पैसा अपने व्यय के लिए निकाल सकता है उसका लेखा किया जाता है। कब निकाल सकता है और कितना निकाल सकता है इसकी जानकारी दी जाती है। पूंजी व आहरण पर ब्याज। जो पूंजी साझेदारों ने लगाई है और जो आहरण साझेदारों ने किया है उस पर फर्म ब्याज देगी या लेगी और कितना देगी या लेगी इसका उल्लेख किया जाता है। ऋण एवं उस पर ब्याज। यदि फर्म को पूंजी के अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होती है तो उसे ऋण लेना पड़ता है, तो यदि वो ऋण साझेदार ही दे रहे हैं तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, वो ऋण हम कहाँ से लेंगे, साझेदारों से, बैंक से या अन्य किसी संस्था से, और उस ऋण पर ब्याज की दर क्या रहेगी उसका उल्लेख इसमें किया जाता है। लाभ हानि वितरण का अनुपात मोस्ट इम्पोर्टेंट है साझेदारी में, क्योंकि साझेदारों के बीच एक लाभ का ही संबंध होता है, लाभ हानि बांटने का। तो वो लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा, वो साझेदार उस लाभ को या हानि को व्यापार में कैसे बांटेंगे, वो अनुपात परसेंटेज में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। फर्म का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, कौन उसका अंकेक्षण करेगा, किस विधि से अंकेक्षण किया जाएगा, फर्म के अंतिम खाते कब बनाए जाएंगे, अंतिम खाते बनाने की क्या विधि रहेगी, किस तिथि को बनाए जाएंगे, आदि बातों का उल्लेख फर्म का हिसाब किताब के अंतर्गत दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेतन या पारिश्रमिक। साझेदार को लाभों के अतिरिक्त कोई वेतन दिया जाएगा या उसके काम करने के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा आदि का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है साझेदारों के अधिकार। फर्म में साझेदारों के क्या अधिकार रहेंगे, कौन व्यक्ति किस संपत्ति पर अधिकार रख सकता है या नहीं रख सकता, इनका उल्लेख इसमें किया जाता है। साझेदारी के प्रारंभ की अवधि। साझेदारी कब से प्रारंभ की गई है, क्या तिथि रही है, उसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के नियम। यदि आवश्यकता हो तो फर्म के बीच में हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं क्या, उसके लिए सभी साझेदारों की सहमति होनी आवश्यक है।
तो उसके प्रवेश के लिए क्या नियम होंगे, कितनी पूंजी वो लाएगा, ख्याति की गणना किस आधार पर की जाएगी, आदि बातों का उल्लेख किया जाता है। इसी तरह से यदि फर्म में अवधि के बीच में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो अवकाश ग्रहण करने लगे किसी कारण से, या वो दिवालिया हो जाए, तो कौन सी नियमों का पालन किया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन की कई विधियां होती हैं, तो हम अपने यहाँ कौन सी ख्याति के किस विधि को अपनाएंगे। आपसी विवाद या पंच निर्णय, यदि साझेदारों के बीच मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उनका निर्णय किसके अनुसार किया जाएगा, कौन उसका करेगा, कोई 5 व्यक्ति होंगे या कोई सम्मानित व्यक्ति होगा, तो ये बातें भी साझेदारी संलेख में लिखी जाती है। अब उठता है प्रश्न, यदि हमने साझेदारी संलेख ना बनाया हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ नियम होते हैं जो लागू किए जाते हैं। यदि कोई साझेदारी फर्म अपने समझौतों को लिखित नहीं करती है, केवल मौखिक ही रखती है, और उनके बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है, तो उस समय कुछ ऐसे नियम हैं जो उन्होंने चाहे मौखिक में कुछ भी समझौते किए हों, वाद विवाद की स्थिति में यही नियम लागू किए जाते हैं। जिसमें पहला है हमारा लाभ हानि का विभाजन। जो उनका लाभ हानि अनुपात है, विभाजन का अनुपात है, वो बराबर बराबर बांटा जाएगा, चाहे किसी व्यक्ति ने कितना ही कोई काम किया हो या कोई साझेदार कितनी भी पूंजी लाया हो। दूसरा, ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को कोई ऋण दिया है, तो उस ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ऋण पर ब्याज साझेदारी संलेख के अभाव में 6% वार्षिक ही दिया जाएगा। पूंजी व आहरण पर ब्याज। यदि साझेदारी संलेख नहीं है, तो साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देगी फर्म, और न ही आहरण पर कोई ब्याज लेगी। साझेदारों का वेतन। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को लाभों के अतिरिक्त कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। व्यापार के संचालन में भाग। प्रत्येक साझेदार फर्म के व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार रखता है, सभी कार्य करने का अधिकार रखता है। कोई भी अन्य साझेदार उसे उस कार्य करने को मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार। साझेदारी संलेख के अभाव में यदि कोई साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करना चाहता है, उनकी प्रतिलिपि लेना चाहता है, तो उसका ये अधिकार माना जाएगा। अगला पॉइंट है साझेदारों के दायित्व। सभी साझेदारों को ये दायित्व होंगे कि वो फर्म के कार्य को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करें। अगला, साझेदार द्वारा लापरवाही। फर्म में यदि किसी साझेदार की लापरवाही के कारण फर्म को हानि होती है, तो उस हानि की पूर्ति को वही साझेदार वहन करेगा जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है। फर्म की संपत्ति का प्रयोग। फर्म की कोई भी संपत्ति है तो उसका प्रयोग फर्म के कार्यों के लिए ही किया जाएगा। कोई भी साझेदार अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकता। प्रतियोगी व्यापार से आय। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के अतिरिक्त अपना कोई अलग से प्रतियोगी व्यापार कर रहा है, तो उससे होने वाली हानि में भी अन्य साझेदारों का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है। साझेदारी का परिभाषा, उसके लक्षण, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है साझेदारों का हिसाब किताब। एकाकी व्यापार में जैसे व्यापारी अपने हिसाब किताब बनाता है, लाभ हानि खाता बनाता है, आर्थिक चिट्ठा बनाता है, उसी तरह से साझेदारी फर्म में भी लाभ हानि खाता बनाकर आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि एकाकी व्यापार में जो शुद्ध लाभ होता है वो पूंजी खातों में जोड़ दिया जाता है और शुद्ध हानि को घटा दिया जाता है। वो सब लाभ या हानि उस एकाकी व्यापार की अकेले की होती है, लेकिन साझेदारी फर्म में जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आता है वो फर्म के सभी साझेदारों की होती है, जिसे वो साझेदार अपने अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में
बांट लेते हैं। तो वो जो उनका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आता है उनको उनके सबके पूंजी खाते में जोड़ा जाता है। अर्थात साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार हैं सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग पूंजी खाते बनाए जाते हैं और उसमें प्रत्येक साझेदार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि का समायोजन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से खाते बनाते हैं? सबसे पहले आते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला होता है परिवर्तनशील पूंजी खाते। परिवर्तनशील जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, परिवर्तनशील यानी बार बार बदलने वाला। इसके अंतर्गत जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं इस विधि के अंतर्गत इसमें साझेदारों की पूंजी के साथ साथ उनका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बांटा जाता है। दूसरा, उन्होंने जो आहरण किया है उसे घटाया जाता है, आहरण पर ब्याज भी घटाया जाता है। साझेदारों को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज जोड़ दिया जाता है यानी क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि किसी साझेदार को अलग से कोई वेतन, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक दिया जा रहा है तो वो भी पूंजी खातों में जोड़ा जाता है। वर्ष के अंत में सभी साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जो उन्होंने प्रारंभ में पूंजी लगाई है वो वर्ष के अंत में उनकी चेंज हो जाती है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाते कहा जाता है। दूसरी विधि है, दूसरा प्रकार है स्थायी पूंजी खाते। स्थायी पूंजी खाते से तात्पर्य है कि प्रत्येक साझेदार की पूंजी स्थायी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अंतर्गत हम दो चीजें बनाते हैं, दो खाते खोलते हैं। एक तो पूंजी खाते खोलते हैं, पूंजी खाते, और दूसरा खोला जाता है चालू खाते। तो पूंजी खातों में जो साझेदारों की पूंजी है केवल उनका ही लेखा किया जाता है और वही शेष निकाल दिया जाता है। तो साझेदारों की पूंजी स्थायी रहती है, परिवर्तित नहीं होती। बाकी की जो समायोजना है जैसे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, आहरण पर ब्याज, यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो, यदि किसी साझेदार को वेतन या पारिश्रमिक दिया जा रहा है वो, उन सब का लेखा चालू खाते में किया जाता है। सभी साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं और उनके शेष को भी आर्थिक चिट्ठे में पहुंचाया जाता है। डेबिट शेष है तो हम एसेट्स में दिखाते हैं और यदि किसी साझेदार का क्रेडिट शेष है चालू खाते का तो वो दायित्व पक्ष में शो किए जाते हैं। तो अब हम इनके दोनों में अंतर आते हैं, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खातों में अंतर क्या क्या हो जाएंगे। पहला अंतर हो जाएगा ये, इधर हम कर लेते हैं स्थायी और इधर कर लेते हैं परिवर्तनशील। स्थायी पूंजी खाते में क्या होगा, हमारा पहला अंतर, स्थायी पूंजी खाते में जो पूंजी होती है वो स्थायी होती है और इसमें पूंजी परिवर्तित होती रहती है। पूंजी परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, स्थायी पूंजी खातों में चालू खाते बनाए जाते हैं लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खातों में चालू खाते नहीं बनाए जाते। साझेदार
साझेदारों के हिसाब किताब में हमने पहले सीखा साझेदारों के पूंजी खाते, जो दो प्रकार से बनाए गए थे, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते। उसी कड़ी में दूसरा खाता जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है लाभ हानि समायोजन खाता। अधिकतर लाभ हानि खाता बनाया जाता है, लेकिन साझेदारी फर्म में जो लाभ हमारा आया है उस लाभों को साझेदारों में विभाजित करने के लिए और अन्य समायोजनाएं करने के लिए लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। अन्य समायोजन जैसे किसी साझेदार को यदि ऋण पर ब्याज दिया गया है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया गया है, या किसी साझेदार को पारिश्रमिक या वेतन दिया गया है, आहरण पर ब्याज लिया गया है, इन सभी का लेखा लाभ हानि समायोजन खाते में किया जाता है। फिर जो विभाजन योग्य लाभ आता है उस विभाजन योग्य लाभ को सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाभ हानि समायोजन खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं। डेबिट पक्ष में पहले दिखाया जाता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, यदि किसी साझेदार को वेतन दिया गया है वो आएगा, कोई कमीशन दिया गया है वो दिखाया जाएगा, किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उस ऋण पर ब्याज वो दिखाया जाता है। उसके बाद क्रेडिट पक्ष में यदि आहरण पर ब्याज लिया जा रहा है तो वो आहरण पर ब्याज दिखाया जाता है। उसके बाद जो लाभ या हानि आता है उस लाभ या हानि को साझेदारों के पूर्व निर्धारित लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है, इसीलिए इसे लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है इसमें आहरण, आहरण पर ब्याज। आहरण यदि किसी निश्चित तिथि को निश्चित धनराशि का किया जाता है तो उसके संबंध में भी कुछ नियम है, वो बता देती हूँ। आहरण पर ब्याज, आहरण तो सबको पता है किसे कहते हैं। जब कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से पैसे निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। इस आहरण पर फर्म द्वारा ब्याज दिया जाता है जो फर्म की आय माना जाता है, इसलिए उसको यहाँ क्रेडिट किया गया है। तो आहरण पर ब्याज के कुछ रूल्स हैं, जिसमें यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम तिथि को आहरण करता है, तो उस पर 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण किया जाता है तो उस पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यदि प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण करते हैं तो उस पर
5.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। ये नियम कब लागू होते हैं? जब कोई साझेदार फर्म में निश्चित तिथि को निश्चित अमाउंट का आहरण करते हैं, उस समय ये नियम लागू होते हैं। माह की अगर प्रथम तिथि को आहरण किया जाता है तो 6.5 महीने का, मध्य तिथि को आहरण किया जाता है तो 6 महीने का, और यदि अंतिम तिथि को आहरण किया जाता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है।